और आज हम लोग जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके आगे देखेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ब्रीफली डिस्कस किया था, ब्रीफ किया था। और उसमें जो सबसे पहला जो रीज़न बताया जाता है वह है इंटेंस नेशनलिज्म। इंटेंस नेशनलिज्म को लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि बेसिकली इसके लिए और एक टर्म यूज़ करते हैं, नेगेटिव नेशनलिज्म। मतलब ये हुआ कि लाइक यू आर लाइकिंग योर ओन कंट्री, दैट इज गुड, बट यू आर डिसलाइकिंग द अदर कंट्री, दैट इज नॉट गुड। So dislikement of the other countries, what is called as intense nationalism, this was the cause of First World War. People started hating each other. War can start only when the people are hating each other. That is the basic reason. Intense nationalism, when about proclaiming that Germany was going to be the leader of the world. एक जो कॉन्फ्लिक्ट था वो 1870-71 में हुआ था बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस. सो जर्मनी वॉज विक्टोरियस इन दैट वॉर एंड दे हैव टेकन मैनी ऑफ द मिनरल रिच रीजन्स ऑफ फ्रांस एंड फ्रांस वॉज ऑलवेज ईगर टू गेट इट बैक. दिस इज वन. दूसरा जो कारण बताया गया दैट वॉज दैट इटालियंस वर डिजायरिंग टू गेट बैक सर्टन पोर्ट्स. नाम मैंने अभी बताया था, ट्रेंटिनो एंड द पोर्ट ऑफ ट्रिसेट. ये दोनों पोर्ट्स ये दोनों एरियाज जो थे वो इटालियन मेजॉरिटी पॉपुलेशन के एरियाज थे एंड दे वर वांटिंग टू गेट इट बैक, जो कि ऑक्यूपेशन में किसके थे? ऑस्ट्रिया हंगरी के. तो इटली अपने को कंप्लीट करना चाहता था, फ्रांस अपने रीजन्स को वापस देना चाहता था. ये सब बैकग्राउंड हैं जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लीड करे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत दिनों में, 1900 आपने देखा 1914 में शुरू हुआ, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड, जो उसकी हिस्ट्री है वो काफ़ी लंबी है. So it is like that. There was unsatisfied national spirit of the Balkan states. Balkan states में आते हैं रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, यूरोपियन टर्की and the former Yugoslavian states of Albania, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, क्रोशिया स्पेलिंग है लेकिन बोलते क्रोशिया हैं. क्रोशिया एंड स्लोवेनिया आर टुगेदर कॉल्ड एज बाल्कन स्टेट्स. तो ये सारे स्टेट्स आप देखेंगे ईस्टर्न यूरोप के हैं. ईस्टर्न यूरोप, इनकी बाउंड्रीज जो है वो रशिया से या तो मिलती हैं या रशिया के साइड में है. तो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फिनलैंड के नीचे का जो इलाका है, पोलैंड भी जोड़ दीजिए उसी में. बेलारूस जो है वो यूक्रेन रशिया के साथ में है. तो पोलैंड की जो बाउंड्रीज हैं वो बेलारूस से भी मिलती हैं, यूक्रेन से भी मिलती हैं. तो यूक्रेन की तरफ जो सप्लाईज वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, अमेरिका वगैरह ने सप्लाई करी, वो पोलैंड की तरफ से करी. सो ये जो ईस्टर्न यूरोप है इसको आप कह सकते हैं टुवर्ड्स रशिया वाला जो इलाका है. यूक्रेन छोड़ देंगे, यूक्रेन नहीं आता है बाल्कन्स में. तो इन इलाकों को बाल्कन स्टेट कहते हैं. तो यहाँ पे झगड़े शुरू हुए. एक दूसरे के प्रति नफरत और एक दूसरे के प्रति जो घृणा है वो वहाँ के पॉलिटिशियंस ने भरी हुई थी. जैसे आज की तारीख में अगर हम बात करें कि हमारे ज़्यादातर पॉलिटिशियंस ने एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट, पाकिस्तानियों ने भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट, नेपाल ने भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट, चाइना ने एंटी इंडिया सेंटीमेंट, ये जो वहाँ के लीडर्स कर देते हैं, दिस लीड्स टू वॉर. उससे इस नैरेटिव से जो है वॉर की सिचुएशन, वॉर के लिए जो रास्ता है वो तैयार हो जाता है. बेसिकली लीडर्स का इंटेंशन होता है एक दूसरे की ज़मीनों को कब्जा करना, जो कि यूरोप के टाइम में हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. तो पब्लिक ओपिनियन बढ़ा करके, क्यों पब्लिक ओपिनियन बढ़ाने का फ़ायदा क्या होता है, आप समझिए इस बात को. पब्लिक ओपिनियन बढ़ाने का फ़ायदा ये होता है कि सेना में भर्ती, सेना के में जो भाई लड़ाई करने कौन जाएगा? लीडर तो जाएंगे नहीं, सोल्जर जाएंगे, आर्मी जाएगी. सो आर्मी जाएगी जब, तो आर्मी में कौन होंगे? आर्मी में जो है सोल्जर्स होंगे. सोल्जर्स यानी कि पब्लिक के लोग होंगे, और वो मोटिवेटेड लोग होंगे क्योंकि वो नफरत करते होंगे. तो नफरत बढ़ा देने से मोटिवेटेड सोल्जर्स मिलने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है. ठीक है, एक बार एक सोल्जर जब फौज में जाता है और दुश्मन देश पे हमला करता है, फिर उसके ही साथ के लोगों की मृत्यु होती है, तो और मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं बदला लूँगा. इस तरीके से वॉर की सिचुएशन बढ़ती चली जाती है. तो ये बात कही गई. तो आपने बेसिकली इस जो टॉपिक है जो मैंने अभी बताया, फर्स्ट जो कॉज बताया जाता है फॉर द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट वाज इंटेंस नेशनलिज्म. इसमें 3 पॉइंट बताए गए.
that Germany occupied the regions of France, and Italy was wanting to reunify itself from getting its Italian populous regions from Austria and Hungary. And third was Balkan states, that is Eastern European states, which were ready to fight with each other because of the hatred created by their own leaders, respective leaders. That was point number one. Cause number one, intense nationalism was this. तो intensity का मतलब यही हो गया कि that you are disliking other country, hatred, and hatred is the main cause, was the war amongst the countries. That was the first reason. Second, we have discussed about it, an armament race. मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक ऋषि था और उसको एक तलवार राजा दे गया, तो क्योंकि उसके पास आर्म आ गया तो उसके अंदर में लड़ाई करने की इच्छा पैदा हो गई. When the arms are more, people, almost everyone wants to use that arm. And ये जो पॉइंट है इसमें आर्म्स रेस शुरू क्यों हुआ? क्योंकि द यूरोपियंस, बिकॉज दे आर नॉट लाइकिंग ईच अदर, हैविंग व्हाट इज कॉल्ड एज पैरानॉइड पॉइंट ऑफ व्यू फॉर ईच अदर. पैरानॉइड मीन्स एक दूसरे के ऊपर शक की भावना रखना, because of the simple reason that most of the European countries in those days have developed their colonies in Africa and Asia. तो अफ्रीका एंड एशिया में कॉलोनी बना लेने के बाद में उनके पास में पैसे बहुत आ गए, और पैसे जब आ गए तो एक दूसरे से हेटेड पैदा हो गई कि ये मुझसे अमीर कैसे, वो मुझसे अमीर कैसे. और अमीर है तो जो अमीर था वो सोचता था कि अगर हम इस अपने पैसे को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमला कर सकता है. सो दैट इज हाउ they started producing arms. A huge amount of money they have earned from other parts of the country, as from their colonies, they have started using it for the production of arms. When one country started, the neighboring country also started, because फिर वही बात है, पैरानॉइड शक कि वो हथियार क्यों बना रहे हैं इतना हमारे पर हमला करने के लिए, तो हम भी बनाएंगे. So that is how the armament and arms race started. And arms race जब start हो गया तो उस arms का करेंगे क्या, और रखे तो रखे नहीं रहेंगे, that they will be used. That is how it led to the war. So एक कंट्री जो हो गया वो एक फौजी कैंप जैसा कन्वर्ट हो गया. इसमें एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मिलिटराइजेशन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को मिलिटराइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फौजी ट्रेनिंग देना, और पूरी जनता को जो है वो फौज में इंडक्ट कर देना. पूरे कंट्री जो है वो फौजी ही हो गया. तो वो आर्मी कैंप जैसे बन गए, कंट्रीज रिड्यूस होकर के, जहाँ पे लोगों का वेलफेयर, उनका अच्छा लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना, लुक आफ्टर करना, एजुकेशन बढ़ाना, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ाना, वो पॉइंट ऑफ व्यू किनारे हो गया. और पॉपुलेशन को आर्म्स दे करके और उनको दूसरे देशों से लड़ाना, उस तरीके की बात ज़्यादा सामने होने लगी. ईच कंट्री वेंट ऑन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर एंड आर्मिंग itself with the teeth. Germany had acquired colonies in Africa and a few islands in the Pacific. In order to protect her, जर्मनी, जैसे भारत माता को हम लोग हर बोलते हैं, इंडिया को शी बोलते हैं, वैसे जर्मन्स भी उनके यहाँ जो रिवर है, राइन रिवर, उसके नाम पर उसको शी बोलते हैं. तो जर्मनी भी लाइक दे कॉल देयर लैंड एज मदरलैंड, लाइक इंडिया वी कॉल आवर लैंड एज मदरलैंड, मातृभूमि. In order to protect her colonies, Germany began to build a powerful navy. Germans dug canal deeper so that battleships could be. ये कैनाल जो है वो एक जोग्राफिकल रीजन है अफ्रीका में जहाँ की कॉलोनीज थी, और उसको गहरा करने का बेसिक पर्पस ये था कि शिप्स को वहाँ से, वॉर शिप्स को वहाँ से गुजारा जा सके, जो कि बेसिकली मर्जेंटाइल पर्पस के लिए था, नेवल पर्पस के लिए था, व्यापार के लिए था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए था. वो कन्वर्ट होने लगा इनटू वॉर कैनाल और नेवल वे टू वॉर शिप्स. Germany dug the canal deeper so that battleships could find shelter in its waters. England requested Germany not to make such naval preparations, but she did not pay any heed, which increased the hostilities between these nations. So Britain और जर्मनी के बीच में उन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें, तो जर्मनी लेकिन सुना नहीं, वो करते रहे. तो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में एक तरह का डिसएग्रीमेंट कह लीजिए, मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप होने लगा. ब्रिटेन एंड फ्रांस वर कंसर्न्ड अबाउट Germany's growing military strength.
there was an arms race, and the peculiar feature of such a race is that if one country increases its arms, other countries are compelled to do same. Like India have to increase its arms because of China, and because of the India, Pakistan not having that much of money, still they do lot of to increase their arms. पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो इतने हथियार रख सके, लेकिन उसको रखने के लिए वो शक की बीमारी की वजह से रखता है. लेकिन हमारे साथ में चाइना के केस में हमारा और चाइना का जो आर्म का जो है, चाइना हम जानते हैं बहुत बड़ा कंट्री है, पैसे भी ज़्यादा है उनके पास, दे हैव देयर ओन ह्यूज इंडस्ट्रीज ऑफ आर्म्स मेकिंग. सो हम अल्टीमेटली क्या होता है दैट इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट आर्म्स परचेजर इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड. और इस कारण से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां आर्म्स बनते हैं वो हमारी दोस्ती करते रहते हैं, हमारी तारीफ करते रहते हैं ताकि हम उनसे हथियार खरीदते रहें. सो आर्म्स रेस में यही होता है कि अगर दूसरे देश ने बनाने शुरू किए हैं आर्म्स तो हमको भी खरीदने पड़ते हैं. सो दैट इंक्रीजेस. सो देयर वाज एन आर्म्स रेस, एंड अ peculiar feature of such a race is that if one country increases its armaments, the other countries are compelled to do the same. If every battleship built by Germans, for every battleship built by Germans, 2 such ships were built by England. Such a race of armament could end only in a war. ये खत्म तभी होता है जब लड़ाई हो जाती है. जो कि प्राइवेट कंपनियां थी जिन्होंने आर्म बनाने की बिजनेस शुरू कर दिया था और इनको बड़ा फायदा हो रहा था. Krups in Germany, Victor Armstrong in England, and Scandiers in France. The defense spending had increased irrationally between 1908 and 1914. So सरकार का बहुत सारा प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा जो था वो हथियार बनाने और खरीदने में खर्च हो रहा था. देखा जाए तो कुछ हद तक ऐसी स्थिति भारत के साथ में 1962 से चालू है. नेहरू जी ने कोशिश की थी कि पंचशील एग्रीमेंट करके चाइना से कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, आर्मी पे बहुत ज़्यादा खर्चा, डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा ना किया जाए. बट 62 की वॉर के बाद में ये रीओरिएंट करना पड़ा, रीथिंक करना पड़ा. देन वी आर कंपेल्ड टू इंक्रीज अवर आर्म्ड स्ट्रेंथ, जो अभी तक चलता चला आ रहा है. दैट वाज पॉइंट नंबर 2, दैट इज एन आर्ममेंट रेस. सो इसमें 3 बातें क्या आई. एक तो जर्मनी ने अपने अफ्रीकन कॉलोनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी नेवल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ाई. जब बहुत ज़्यादा बढ़ाई तो इंग्लैंड ने भी बढ़ानी शुरू करी और फ्रांस ने बढ़ानी शुरू करी. ये 3 मेजर कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और इनको आप कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं. इन्हीं की कॉलोनीज ज़्यादा थी भी दुनिया भर में, बाकी लोगों की उतनी नहीं थी. और ये ही कारण रहा कि दुनिया में जब ये यहाँ लड़े तो अफ्रीका में लड़ाई भी हो गई क्योंकि उन्हीं की कॉलोनीज थी. तो हम कह जरूर देते हैं वर्ल्ड वॉर, बट एक्चुअली इट वाज अ वॉर बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज. जहां जहां उनकी कॉलोनीज थी वहां वहां भी वॉर आगे बढ़ता चला गया. तीसरा पॉइंट है डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू 2 आर्म्ड कैंप्स, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटेड. ये भी एक कारण रहा. 2 कैंप्स बन गए यूरोप में, और एक कैंप में कौन थे मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ आपको. इन 1879 जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी वैसे तो अलग अलग कंट्रीज हैं, लेकिन उस वक्त ये ऑस्ट्रो हंगेरियन कहलाता था, एक साथ कहलाता था. तो जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी हैड साइंड अ ट्रीटी टू हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ एनिमी अटैक. जैसे आजकल के नाटो है, स्यूटो है, इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं वो मिलिट्री ट्रीटीज इन लोगों ने साइन करी. देखो 2 वर्ड्स होते हैं, एक ट्रीटी होता है, एक एग्रीमेंट होता है. दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है कि ट्रीटी एग्रीमेंट्स जो होते हैं, ट्रीटी उस प्रकार के समझौते होते हैं कंट्रीज के बीच में जिसका संबंध मिलिट्री से होता है, वॉर से होता है, अटैक से होता है. और एग्रीमेंट्स जो होते हैं उनका संबंध बिजनेस से होता है, इकोनॉमी से होता है. दोनों बातें. कई बार एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रीटी. ट्रीटी इज अ मिलिट्री एग्रीमेंट, यू कैन से लाइक दैट, वेयर द एग्रीमेंट्स आर more to do with the economic and business and trade. तो ये बात है. Has signed a treaty to help each other in case of enemy attack. 3 years later, Italy joined a pact. इटली ने भी इसको ज्वाइन कर लिया. 3 years later, आप जानते हैं कि
हिटलर के टाइम में मोसोलिनी और हिटलर दोनों जो थे वो साथ में मिलकर के एक ही उसमें आए थे। तो ये भी एक बात है, लेकिन ये बात वो बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जर्मनी, इटली और हंगरी, ऑस्ट्रिया ये सब एक साथ हो रहे थे। जॉइन द पैक्ट विच केम टू बी नोन एज द ट्रिपल अलायंस। इसी को ट्रिपल अलायंस बोलते हैं। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन लोग थे ये क्वेश्चन आ सकता है। विच कंट्रीज विद द पार्ट ऑफ ट्रिपल अलायंस? जर्मनी, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी जब लिखते हैं तो बीच में हाइफन लगाते हैं, ऑस्ट्रिया हाइफन हंगरी, एक साथ उसको लेते हैं। एंड देन द थर्ड कंट्री वाज इटली। इसी को ट्रिपल अलायंस बोलते हैं, जो कि 1879 में हुआ, फिर बाद में इटली ने भी ज्वाइन किया। दूसरा कौन सा था? एज अपोज्ड टू द ट्रिपल अलायंस, तो रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के अगेंस्ट एक और अलायंस बनाया। उसका नाम रखा गया ट्रिपल एंटेंट, कंप्राइजिंग ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया इन 1907 टू कंट्रोल जर्मन एक्सपेंशनिज्म। जर्मन अपने को बढ़ा रहे थे, उसको रोकने के लिए इन्होंने आपस में बनाया, अलायंस बनाया। द फ्रेंच एक्सप्रेशन एंटेंट मीन्स अंडरस्टैंडिंग और अलायंस। तो ये जो इंटेंट वर्ड है ENTENTE, ये एक बेसिकली फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग और अलायंस। दस यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैंप्स, वन on one side England, France and Russia, and other side Germany, Austria, Hungary and Italy, and later on Turkey also. The suspicious, देखो suspicious जो झगड़ा करते हैं ना, वो एक बीमारी होती है। आपको बताएं यूरोप में ही इस झगड़े की वजह से ही एबनॉर्मल साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू की गई। एबनॉर्मल साइकोलॉजी या किसी भी व्यक्ति का एबनॉर्मल बिहेवियर शुरू होता है शक की बीमारी से, डाउट की बीमारी से। डाउट का कोई बेस अगर है तब तो ठीक है, अगर बेसलेस डाउट है तो वो बीमारी है। यू डू नॉट हैव द प्रूफ्स बट यू आर हैविंग इंटेंशंस, यू आर नॉट ट्रस्टिंग अ पर्सन। सो मोर और लेस कहीं ना कहीं हम सभी लोग आज के ज़माने में कुछ ना कुछ तो पैरानॉइड होते ही हैं। लेकिन यहाँ पे जो मामला हुआ वो एक्सट्रीम पैरालिसिस की तरफ हो गया, पैरानॉइज्म की तरफ हो गया, कि कंट्रीज के लोग एक दूसरे पे शक, कोई कारण नहीं था लेकिन शक कर रहे थे। ठीक है, कारण अगर देखा जाए तो एक ही था, और वो था जर्मनी का एक्सपेंशनिज्म। उसकी वजह से हर कंट्री एक दूसरे पर शक करने लगा। और जब कंट्री की बात हम करते हैं तो कंट्री का मतलब होता है लोग। तो लोगों के मनों में शक की भावना पैदा हो गई, डर की, भय की भावना पैदा हो गई, जो कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। 10 सस्पिशन, फियर, राइवलरी and enmity between the two camps was a major step towards World War I. That was the third basic intention towards World War I. So आज हम लोगों ने 3 देखे causes। एक तो intense nationalism, जिसको कि मैंने बोला नेगेटिव नेशनलिज्म भी बोल सकते हैं। दूसरा आर्म्स रेस, नेशनलिज्म की वजह से जो बात बेसिकली समझ में आ रही है सामने, वो भी नेशनलिज्म मैंने बताया कि दूसरे पे घृणा करना, दूसरे से नफरत करना, दूसरे से जब घृणा करोगे तो डरोगे भी। तो फियरनेस की वजह से आर्म्स रेस, डरोगे तो हथियार रखोगे। जो हथियार रखता है सबसे ज्यादा डरा हुआ व्यक्ति वही होता है, देखा जाए तो ऐसा ही है। मैं सोल्जर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग बट वो तो बाय ड्यूटी उनको ऑर्डर होता है रखने के लिए तो रखते हैं, वो अपने मन से नहीं रखते। लेकिन जो अपने मन से रखते हैं, जो तीसरा जो था कि इस डर की वजह से और आर्म्स रेस जब हुई तो फिर 2 ग्रुप्स बन गए, जिसको भी तीसरा कारण माना गया। एक ग्रुप, एक जो आर्मी, एक जो मिलिट्री कैंप या ग्रुप माना गया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और बाद में टर्की भी आया। और उसके अपोजिशन में दूसरा ग्रुप जो खड़ा हुआ उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया आया। और जब भी ऐसा हुआ तो फिर वॉर तो होना ही था। हथियार भी हो गए, नफरत भी हो गई और स्ट्रेंथ भी हो गई, लोग दोस्त साथ में आ गए। तो दैट वाज द थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न। आज हम लोगों ने ये 3 इंपॉर्टेंट रीज़न देखे।